हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है साथीगण। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस पीवाई की सीरीज आज मॉक टेस्ट नंबर साथीगण 2 है। और दोस्तों आइए आज के पेपर में 2021 के एग्ज़ाम में दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था पूरा का पूरा एक्सप्लेन के साथ चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जरूर जुड़िएगा और वहाँ इस क्लास का दोस्तों पीडीएफ डाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आइए दोस्तों टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन कि डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए एक प्रारूप समिति तैयार करने हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही प्रारूप समिति का गठन किया गया था। यह दोस्तों आपके एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इस क्लास के माध्यम से आइए दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले याद रखना कि प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमीशन कमेटी कहा जाता है और उनकी स्थापना आपके 29 अगस्त 1947 को हुआ था और उसमें कुल 7 सदस्य थे जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। अगर दोस्तों मैं कहूँ ना कि 7 सदस्य में से आप सबको साथीगण 7 के 7 आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। दोस्तों पहला है अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, आपको याद रखना है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी दोस्तों याद रखना है। के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा और डीपी खेतानी। साथीगण ये जितने भी मैं आपको नाम कह रहा हूँ आप एनटीपीसी उठा लीजिए, एसएससी उठा लीजिए। एक बार नहीं दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो साथीगण आपको याद रखना है। पुनः कह रहा हूँ अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्रा और डीपी खेतानी जो आपकी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छोड़ के 6 आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं पुनः बात कर रहा हूं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों 2016 से लेकर 2021 में जितने भी दोस्तों आपके जीके जीएस का पेपर हुआ था उसमें से दोस्तों मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन छांटकर कुल 16 टॉपिक का बनाया हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे जितने भी ये टॉपिक है ना दोस्तों, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें आप कह सकते हो कि क्वेश्चन नहीं इनसे पूछा जाता है। हर एक टॉपिक आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना, अनुच्छेद है, विटामिन है, डिजीज है, आपके जनगणना है, आपके फेस्टिवल, आपके लोक नृत्य, आपके वाद्य यंत्र है। साथीगण हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों मैं अपनी मेहनत के लिए मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ। अगर साथीगण आपको इस ई बुक को लेना है तो दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप इस ई बुक को ले सकते हैं। बहुत बेस्ट इसमें ई बुक कंटेंट डाला गया दोस्तों, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि दोस्तों यहाँ वहाँ से उठा के डाला गया है, ठीक है। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इसमें किस प्रकार से कंटेंट डाला गया है तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, पूरे सिस्टमेटिक तरीके से कंटेंट डाला गया, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है और बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए दोस्तों आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और इस बार एनटीपीसी पार ये ई बुक से बेस्ट ई बुक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो साथ ही दूसरा क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए पत्रिका जो बामा बोधिन पत्रिका किसके द्वारा संपादित की गई थी, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा बामा बोधिन पत्रिका पर संपादित किया गया था। साथीगण आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरे जितने भी अभी तक आपके एनटीपीसी में दोस्तों समाज एवं संस्थापक से क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को एटलीस्ट जितने भी मेरे दोस्त होंगे ना, हर किसी को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक एक क्वेश्चन वही लाता हूँ जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। तो समाबोधिन पत्रिका आपके उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा संपादित किया गया था। आइए दोस्तों सबसे पहले राजा राम मोहन राय ऑप्शन के अनुसार 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। जो आप सबको साथीगण याद रखना है कि ब्रह्म सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके समाज एवं उनके संस्थापक के नाम को देखना है। ब्रह्म समाज आपके राजा राम मोहन राय 1828 में, तत्वबोधिनी सभा आपके देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा आपके दादा भाई नरोजी 1843 में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले आपके 1905 में, प्रार्थना सभा आपकी केशवा चंद्र सेन आपकी 1867 में, और आर्य समाज आपके दयानंद सरस्वती 1875 जो बंबई में किया गया था। ये भी पॉइंट साथीगण आपको याद रखना है। हमेशा दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको जो ध्यान देना है। पुनः कह रहा हूं दोस्तों, ब्रह्म सभा आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में, तत्वबोधिनी सभा आपके देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा आपके दादा भाई नरोजी आपकी 1843 में,
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आपके गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में, प्रार्थना सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन 1867 में, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 1875 बंबई में किया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ आपको चाहिए ना, तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जरूर जुड़िएगा, वहां इस क्लास का पीडीएफ दोस्तों अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके असम राज्य में बोडो भाषा का उपयोग किया जाता है, बोली जाती है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अलावा दोस्तों आइए भारत के संविधान के भाग 17 में जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक राजभाषा से जुड़े प्रावधान है, जो सबसे पहले आप सबको याद रखना है, जिनमें हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी की इसकी लिपि माना गया। अच्छा दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि 21वां जो संविधान संशोधन है ना, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जो आप सबको साथीगण सबसे पहले याद रखना कि 21वां जो संविधान संशोधन है ना, 1967 में कौन सी भाषा जोड़ा गया था, तो सिंधी जोड़ा गया था। अगर मैं 71वां अगर एक बात करूं दोस्तों, तो 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, जिसे हम नमक कहते हैं, ये तीन भाषा को 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये चार जो कि भाषा जोड़ा गया था। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वाकई में इस क्लास को आप सीरियस से देख रहे हो दोस्तों, आप सबसे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन और इसका एक्सप्लेनेशन एक बार दोस्तों जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहां से जाके दोस्तों पीडीएफ लेके रिवीजन जरूर कर लेना दोस्तों। मैं इसमें बहुत मेहनत करके क्वेश्चन खोज कर लाता हूं दोस्तों आपके लिए एक्सप्लेन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक जो कर्तव्य को किस वर्ष में भारत के संविधान में जोड़ा गया था। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य से संबंधित आइए चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, सबसे पहला यूनिट याद रखना। अच्छा, यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य को लाया गया था। ये भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लाया गया है, तो आपके यूएसएसआर के संविधान से लाया गया है। अगर मैं बात करूं भाग 4 में आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पहले मौलिक कर्तव्य कितना था, तो 10 मौलिक कर्तव्य था, लेकिन वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और जोड़कर जो कि कुल 11 हो गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूं दोस्तों 11 का 11 मौलिक कर्तव्य, आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूं आपके फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और मेरे इस ई बुक में मौलिक कर्तव्य से एक टॉपिक डाला गया, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था हर एक क्वेश्चन उस ई बुक में डाला गया है। अगर दोस्तों आपको लेना है तो 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर के जरिए दोस्तों उस ई बुक को ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि अल्लाह रेखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रेखा के नाम से जाना जाता है, वह पूछ रहा है कि कौन से भारतीय वादक के रूप में अल्लाह रेखा कुरैशी को जाना जाता है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर आपके तबला जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, आइए दोस्तों जितने ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीणा से बात करूं ना, तो असद अली खान, एस बालचंद्रन, वी दोरुस्वामी और बदरुद्दीन डागर, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट करता हूं वीणा से आपको याद रखना है असद अली खान, एस बालचंद्र और वी दोरुस्वामी और बदरुद्दीन डागर आपके वीणा से संबंधित। अगर मैं तबला से कहूँ ना दोस्तों, तो जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा खां, पंडित किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद, अहमद जान थिरकवा और आनंदो चटर्जी और शंकर घोष आपके तबला से संबंधित बड़े बड़े कलाकारों में से नाम है दोस्तों, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं सितार से कहूँ दोस्तों, तो पंडित रविशंकर, विलायत खान, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, शाहिद परवेज और उमा शंकर मिश्रा, और साथ ही बंदे हसन, ये भी आपके सितार से भी दोस्तों। देखो जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक पूछ सकता है और पूछने की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं एक ही एक्सप्लेन सोचता हूँ यार कि वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करवाओ यार जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप बताओ यार, कोई भी ऐसा इसमें से नाम है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछा गया। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे ही पुनः क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं जिस तरीके से आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करा रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट एक्सप्लेन है साथीगण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों कि डैश ने मोहम्मद जो खिलजी को हराकर चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया था। तो पूछ रहा है कि किसको हराकर मोहम्मद खिलजी ने
चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ को बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर राणा कुंभा आ जाएगा, जो सबसे पहले आप सबको याद रखना है। अच्छा साथीगण, अगर मैं कहूँ कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन का जो पहला युद्ध 1191 ईस्वी में और दूसरा जो आपकी 1192 ईस्वी में लड़ा था, और उन्होंने मोहम्मद गौरी से अपना हार का सामना किया था, ये सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान देना है। अगर मैं महाराणा कुंभा की बात करूं, जिन्हें कुंभकर्ण सिंह या अभिनव भारतचार्य के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ा के शासक थे, और उसे सिसोदिया वंश से संबंधित आपके महाराणा कुंभ था। ये भी पॉइंट साथीगण आप सबको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वरिष्ठ जो न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय यानी कि न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश की यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसे क्या करना होगा? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परमादेश इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैं हर एक बार कहता हूं दोस्तों, जब मैं पढ़ाता हूं ना कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार के रीट जारी करता है ना, आप सब मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है यार, जरूर याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा साथीगण, अगर मैं कहूँ ना, लेकिन मैं पुनः रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है ना, उन्हीं के तहत मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीट जारी अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छ। साथीगण, ये 5 के 5 आपको नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि दोस्तों अभी क्वेश्चन देख रखा ना, 4 ऑप्शन दिया, 1 ऑप्शन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बार बार पूछा जाता है। और कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से 1 ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है, उसमें से कहता है कि कौन सा एक आपके आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार रीटों में से नहीं आपको याद रखना है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण आ जाएगा, दूसरा परमादेश, तीसरा निषेध प्रतिषेध, और चौथा उत्प्रेषण, और 5वां अधिकार पृच्छ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप है ना माजुली, निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं बात करूं कि माजुली आपके ब्रह्मपुत्रा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये जितने भी दोस्तों ब्रह्मपुत्रा, गंगा, सिंधु, गोदावरी, इन सभी क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो 2900 किलोमीटर इनकी कुल लगभग लंबाई है, जो आप सबको याद रखना है। लेकिन दोस्तों दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी और मानस और तीस्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, आप जाके दोस्तों 2021 का क्वेश्चन उठा लीजिएगा। आपके एग्जाम में सहायक नदी से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्रा के सहायक नदी में से दिबांग, लोहित, धनसिरी, सुबनसिरी, मानस और तीस्ता आपको याद रखना है। साथीगण गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और इसकी अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो यमुना, रामगंगा, घघरा, गंडक, कोसी और महानंदा और सोन, ये जितने भी आपको गंगा के सहायक नदी के बारे में कहूँ दोस्तों, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, जो आपके एग्जाम में हमेशा गंगा से रिलेटेड, ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड, इनकी सहायक नदी, इनकी लेंथ से क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है। अच्छा दोस्तों, अगर मैं चिनाब सिंधु नदी से बात करूँ तो उनकी लंबाई 3180 किलोमीटर है, और इसकी अगर मैं कुछ प्रमुख सहायक नदी की बात करूं तो झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। ये भी पॉइंट आपको दोस्तों याद रखना है। सिंधु की सहायक नदी झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगर मैं गोदावरी नदी की कुल लेंथ की बात करूं तो 1465 किलोमीटर है, और इनकी अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो परवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्रणहरित, इंद्रावती, मेनर और सबरी, ये जितने भी नाम है दोस्तों आपके गोदावरी से रिलेटेड, आपके इनके सहायक नदी है, जो आप सबके एग्जाम में साथीगण क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 239, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार नहीं, ये कोई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करना आर्टिकल 239 में कहा गया, जो आप सभी मेरे साथीगण को याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथीगण, और HTTP इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिएगा। HTTP से संबंधित दोस्तों कई बार इनका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं कि HTTP का फुल फॉर्म दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आप सबको साथीगण याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। और एक NPCI का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना साथीगण, ठीक है।
लेकिन दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथीगण चाहिए तो दोस्तों मैंने आप सबके लिए एक ई बुक बनाया हूँ, मात्र और मात्र दोस्तों 21 रुपये ले रहा हूँ, अपनी मेहनत के लिए ले रहा हूँ। साथीगण आप विश्वास कर सकते हो यार, पूरा क्वेश्चन को छाटा हूँ स्क्रीनशॉट मार मार के, फिर जाके दोस्तों उसको कॉपी किया हूँ, फिर कॉपी करने के बाद दोस्तों उसको जाके ई बुक में फॉर्मेट करके बनाया दोस्तों। बहुत मेहनत लगा है दोस्तों, और आपके लिए दोस्तों मैं इतना कर सकता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है और आपकी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाने की। तो बहुत ऐसे मेरे साथीगण जो इस ई बुक को ले चुका है, तो 21 रुपये लग रहा है दोस्तों। अगर आप भी इस ई बुक को लेना चाहते हैं दोस्तों तो ये 78 जो व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए दोस्तों जुड़ सकते हैं, और ये पूरे आप टॉपिक देख सकते हो दोस्तों, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी पूरे सिस्टमैटिक तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट किया गया है, हर एक क्वेश्चन आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की पहली औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा कौन से वर्ष की गई थी, तो 1952, 1955, 1948, 1960। लेकिन इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं दोस्तों तो 1948 में भारत में पहली बार औद्योगिक नीति संकल्प की घोषणा किया गया था। लेकिन साथीगण इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के दौरान जितने भी ये आपके भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जो आपके इस्पात है ना, जो आपके किसके किसके द्वारा मदद से खोला गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं भिलाई की बात करूं तो सोवियत संघ की मदद से, दुर्गापुर आपके ब्रिटेन से और राउरकेला आपके जर्मनी से, ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान खोला गया था। और ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया साथीगण, आप सबको याद रखना है, ठीक है, कि दूसरे पंचवर्षीय योजना के समय भिलाई आपके सोवियत संघ से, दुर्गापुर आपकी ब्रिटेन से और राउरकेला आपके जर्मनी की मदद से खोला गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर मैं केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात करूं ना तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, जो आप सबको सबसे पहले याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि आर्टिकल 74 यह अनुच्छेद मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की शक्ति से संबंधित है, जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आर्टिकल 74 आपको याद रखना है। आर्टिकल 79 साथीगण यह अनुच्छेद संसद के गठन के बारे में बताता है, जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल होता है। यह भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 79 में साथीगण आपके संसद के बारे में, आर्टिकल 74 में दोस्तों राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने की शक्ति मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथीगण की आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आईपीसीसी का फुल फॉर्म जो कि क्या पूछा गया था दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ दोस्तों, जो आप सबको याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जो आप सबको ध्यान देना है कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन इसी के साथ दोस्तों आपको BARC का भी फुल फॉर्म याद रखना है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो आप सबके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पद यानी भद्रकाली मंदिर में की जाने वाली एक अनुष्ठान नृत्य कला है। दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से ये चारों राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट मंदिर है, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आपके केरल आ जाएगा कि जो पद यानी जो भद्रकालीन मंदिर है ना, सो एक प्रकार से केरल राज्य में एक अनुष्ठान नृत्य किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं केरल से इंपॉर्टेंट अगर कुछ मंदिर की बात करूँ तो श्री पद्म स्वामी मंदिर, सबरीमाला मंदिर और गुरुवायूर मंदिर, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो साथीगण मीनाक्षी मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना है। रामेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, कामाक्षी मंदिर और कामाक्षी अम्मन मंदिर, ठीक है, ये तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट है। मैं पुनः कह रहा हूँ, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और कामाक्षी अम्मन मंदिर, जो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो सिद्धि विनायक मंदिर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिरडी साई बाबा मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो नासिक में, ये भी इंपॉर्टेंट है। और महालक्ष्मी मंदिर, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी दोस्तों आपके एग्जाम में ऑप्शन के अनुसार आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके
मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन के माध्यम से दोस्तों मैं पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करके पढ़ाता चला जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर इसमें से कौन है? 4 ऑप्शन के अनुसार। तो दोस्तों ये आबादी वाला से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 53 अधिक ऐसे आबादी वाले शहर है जिसमें से 10 लाख से अधिक आबादी रहता था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 सॉरी इसमें ऑप्शन सॉरी मैं एक्सप्लेन की बात करूँ ना, तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि वहीं सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर मामले में सबसे अधिक अगर मैं साक्षर राज्य की बात करूँ तो केरल जो 94% है, और जबकि सबसे कम अगर मैं बात करूँ तो बिहार जो 63.82 है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों सेंसस से रिलेटेड आपके हर एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, और जितने भी क्वेश्चन आपके सेंसस से भी पूछा गया उस ई बुक में डाला गया। तो दोस्तों अगर आपको इस ई बुक को लेना है तो 7856897115 दोस्तों व्हाट्सएप नंबर के जरूर माध्यम से जरूर जुड़िएगा। अगला क्वेश्चन है 12 मार्च को भारत सरकार द्वारा औपचारिक रूप से साहित्य अकादमी की उद्घाटन कब किया गया था? 1956, 1954, 1958, 1952 में। तो साहित्य अकादमी की अगर मैं उद्घाटन की बात करूँ तो 1954 में किया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया था, और पहला पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप को दिया गया था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं भारत रत्न की बात करूँ तो 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था, और सी राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन और सी वी रमन, ये 3 नाम आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि सी राजगोपालाचारी, एस राधा कृष्णन और सी वी रमन जो आपके भारत रत्न से सबसे पहले सम्मानित किया गया था, और भारत रत्न जो आपके 2 जनवरी 1954 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पुडुचेरी का कौन सा औपचारिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है, जो पुडुचेरी के विलियनपुर मंदिर में किया जाता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्दिश क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो आप सबको सबसे पहले याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, जो आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट बने, तो अच्छा केरल से संबंधित अगर मैं कुछ लोक नृत्य इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, तो आपके कथकली, मोहिनीअट्टम, ओट्टम थुल्लम, और साथ ही कई कलाई और कुटियाट्टम, ये आपके केरल से संबंधित लोक नृत्य हैं। और अगर मैं तमिलनाडु से बात करूं दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कर्मा, कुथु, कुटियाट्टम, जो आप सबको साथीगण याद रखना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो साथीगण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं चंपारण सत्याग्रह की बात करूं तो 1917 में हुआ था। अच्छा, गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का खिलाफ पहला सत्याग्रह था। खेड़ा जो कि 1918 में दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, जो गुजरात के खेड़ा जिला में किसानों को भारी राजस्व वृद्धि के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन 1920 में भी महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में भी महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारत को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह से स्वतंत्र कराने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में किया था। ये जितने भी दोस्तों क्वेश्चन है आपके महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सिक्किम के लोग लहबाब धुचैन मनाते हैं, जो स्वर्ग से पृथ्वी पर डैश के वंश को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसमें से कौन से भगवान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भगवान बुद्ध आ जाएगा, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अच्छा, अगर मैं सिक्किम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अगर फेस्टिवल की बात करूँ तो लोसुंग और द्रुपका तोसी, बुमचू और सागा दावी, और साथ ही फांग लहमसोल, ये आप सबको याद रखना, सिक्किम से बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, और हमेशा आपके एग्जाम में सिक्किम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री मीनाती मिश्रा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री है थी, जिन्होंने निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं दोस्तों, जो आप सबको सबसे पहले याद रखना है, मीनाती मिश्रा आपके ओडिशा से संबंधित है, जो आप सबको साथीगण याद रखना है। अगर मैं कहूँ कि इसके एग्जाम्पल में अगर कहूँ दोस्तों, तो कथक के लिए आपके पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, आपके लच्छू महाराज, आपके शोभना नारायण, ये बहुत बड़े बड़े नाम है जो आपके कथक से रिलेटेड है, जो आप सबको याद रखना है। अगर मैं कथकली से कहूँ तो कला मंडलम रमन कुट्टी नायर
और कलामंडलम गोपी जो आप सबको याद रखना है, और कोट्टम कला शिवरामन आ जाएगा जो दोस्तों आपके एग्जाम में कथकली से भी रिलेटेड आपके कलाकार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं तो रुक्मणी देवी अरुंडेल, आपके टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और पद्म सुब्रमण्यम, और साथ ही शांताराव, ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं कहूँ ओडिसी से संबंधित आपके केलुचरण महापात्रा, संयुक्ति पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, पंकज चरण दास, देव प्रसाद दास और रघुनाथ दत्ता, ये आपकी ओडिसी से संबंधित कलाकार है जो दोस्तों आपको सबको याद रखना है। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर ई बुक लेना दोस्तों, तो ये पूरा टॉपिक कुल 16 टॉपिक है दोस्तों, मात्र 21 रुपये ले रहा हूँ दोस्तों मैं अपनी मेहनत के लिए। तो इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए जरूर जुड़िएगा दोस्तों, इसमें पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चन डाला गया, ठीक है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आभार दोस्तों। लेकिन आप अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल दोस्तों जाके जुड़िएगा, और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मेरे साथीगण का।